लीजिए सुनिए, देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 17वें भाग के 13वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। बेशक बेशक की आवाज ने दोनों कुमारों को चौंका दिया। वो आवाज सरयू की न थी और न किसी ऐसे आदमी की थी जिसे कुमार पहचानते हों। ये सबब उनके चौंकने का और भी था। दोनों कुमारों को निश्चय हो गया कि ये आवाज उन्हीं नकाबपोशों में से किसी की है जो तिलिस्म के अंदर लटकाए गए थे और जिन्हें हम लोग खोज रहे हैं। ताज्जुब नहीं कि सरयू भी इन्हीं लोगों के सबब से गायब हो गई हो, क्योंकि एक कमजोर औरत की बेहोशी हम लोगों की बनिस्बत जल्दी दूर नहीं हो सकती। दोनों भाइयों के विचार एक से थे, अतएव दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और इसके बाद इंद्रजीत सिंह और उनके पीछे पीछे आनंद सिंह उस दरवाजे के अंदर चले गए जिसमें किसी के बोलने की आवाज आई थी। कुछ आगे जाने पर कुमार को मालूम हुआ कि रास्ता सुरंग के ढंग का बना हुआ है, मगर बहुत छोटा और केवल एक ही आदमी के जाने लायक है, अर्थात इसकी चौड़ाई 1.5 हाथ से ज्यादा नहीं है। लगभग 20 हाथ जाने के बाद दूसरा दरवाजा मिला, जिसे लांघकर दोनों भाई एक छोटे से बाग में गए जिसमें सब्जी की बनिस्बत इमारत का हिस्सा बहुत ज्यादा था, अर्थात उसमें कई दालान, कोठरियां और कमरे थे, जिन्हें देखते ही इंद्रजीत सिंह ने आनंद सिंह से कहा, इसके अंदर थोड़े आदमियों का पता लगाना भी कठिन होगा। दोनों कुमार 2 ही 4 कदम आगे बढ़े थे कि पीछे से दरवाजे के बंद होने की आवाज आई। घूमकर देखा तो उस दरवाजे को बंद पाया जिसे लांघ कर इस बाग में पहुंचे थे। दरवाजा लोहे का और एक ही पल्ले का था, जिसने चूहेदानी की तरह ऊपर से गिरकर दरवाजे का मुंह बंद कर दिया। उस दरवाजे के पल्ले पर मोटे मोटे अक्षरों में ये लिखा हुआ था, तिलिस्म का यह हिस्सा टूटने लायक नहीं है। हाँ, तिलिस्म को तोड़ने वाला यहां तमाशा जरूर देख सकता है। इंद्रजीत सिंह, यद्यपि तिलिस्मी तमाशे दिलचस्प होते हैं, मगर हमारा ये समय बड़ा नाजुक है और तमाशा देखने योग्य नहीं, क्योंकि तरह तरह की तरद्दुदों ने दुखी कर रखा है। देखना चाहिए इस तमाशबीन से चिट्ठी कब मिलती है। आनंद सिंह, मेरा भी यही ख्याल है, बल्कि मुझे तो इस बात का अफसोस है कि इस बाग में क्यों आए। अगर किसी दूसरी दरवाजे के अंदर गए होते तो अच्छा होता। इंद्रजीत सिंह कुछ आगे बढ़कर ताज्जुब से, देखो तो सही, उस पेड़ के नीचे कौन बैठा है? कुछ पहचान सकते हो? आनंद सिंह, यद्यपि पोशाक में बहुत बड़ा फर्क है, मगर सूरत भैरव सिंह की सी मालूम पड़ती है। इंद्रजीत सिंह, मेरा भी यही ख्याल है, आओ उसके पास चलकर देखें। आनंद सिंह, चलिए। इस बाग के बीचों बीच में एक कदम का बहुत बड़ा पेड़ था, जिसके नीचे एक आदमी गाल पर हाथ रखे बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। उसी को देखकर दोनों कुमार चौंके थे और उस पर भैरव सिंह होने का शक हुआ था। जब दोनों भाई उसके पास पहुंचे तो शक जाता रहा और अच्छी तरह पहचान कर इंद्रजीत सिंह ने पुकारा और कहा, क्यों यार भैरव सिंह, तुम यहां कैसे आ पहुंचे? उस आदमी ने सिर उठाकर ताज्जुब से दोनों कुमारों की तरफ देखा और तब हल्की आवाज में जवाब दिया, तुम दोनों कौन हो? मैं तो 7 वर्ष से यहां रहता हूं, मगर आज तक किसी ने भी मुझसे ये न पूछा कि तुम यहां कैसे आ पहुंचे। आनंद सिंह, कुछ पागल तो नहीं हो गए हो? इंद्रजीत सिंह, क्योंकि तिलिस्म की हवा बड़े बड़े चालाकों और अय्यारों को पागल बना देती है। भैरव सिंह, शायद वो भैरव सिंह ही हो, कदाचित ऐसा ही हो, मगर मुझे आज तक किसी ने ये भी नहीं कहा कि तू पागल हो गया है। मेरी स्त्री भी यहां रहती है, वो भी मुझे बुद्धिमान ही समझती है। आनंद सिंह मुस्कुराकर, स्त्री कहाँ है? उसे मेरे सामने बुलाओ, मैं उससे पूछूंगा कि वो तुम्हें पागल समझती है या नहीं। भैरव सिंह, वाह वाह, तुम्हारे कहने से मैं अपनी स्त्री को तुम्हारे सामने बुला लूं। कहीं तुम उस पर आशिक हो जाओ या फिर वही तुम पर मोहित हो जाए तो फिर क्या होगा? इंद्रजीत सिंह हंसकर, वो भले ही मुझ पर आशिक हो जाए, मगर मैं वादा करता हूं कि उस पर मोहित न होऊंगा। भैरव सिंह, संभव है कि मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लूं, मगर उसकी नौजवानी मुझे उस पर विश्वास नहीं करने देती। अच्छा ठहरो, मैं उसे बुलाता हूं। अरे अरे मेरी नौजवान स्त्री भोली, एक तरफ से आवाज आई, मैं आप ही चली आ रही हूं, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? कमबख्त को जब देखो भोली भोली करके चिल्लाया करता है। भैरव सिंह, देखो कमबख्त को, 60 घड़ी में एक पल भी सीधी तरह बात नहीं करती।
खैर, नौजवान औरतें ऐसी हुआ ही करती हैं। इतने में दोनों कुमारों ने देखा कि बाईं तरफ से एक 90 वर्ष की बुढ़िया छड़ी टेकती धीरे धीरे चली आ रही है, जिसे देखते ही भैरव सिंह उठा और ये कहता हुआ उसकी तरफ बढ़ा, आओ मेरी प्यारी भोली, तुम्हारी नौजवानी तुम्हें अकड़ कर चलने नहीं देती, तो मैं अपने हाथों का सहारा देने के लिए तैयार हूं। भैरव सिंह ने बुढ़िया को हाथ का सहारा देकर अपने पास ला बैठाया और आप भी उसी जगह बैठकर बोला, मेरी प्यारी भोली, देखो ये 2 नए आदमी आज यहां आए हैं जो मुझे पागल बताते हैं। तू ही बता, क्या मैं पागल हूं? बुढ़िया, राम राम, ऐसा भी कभी हो सकता है? मैं अपनी नौजवानी की कसम खाकर कहती हूं कि तुम्हारे ऐसे बुद्धिमान बुढ़े को पागल कहने वाला स्वयं पागल है। दोनों कुमारों की तरफ देखकर, ये दोनों जड्डे यहां कैसे आ पहुंचे? क्या किसी ने इन्हें रोका नहीं? भैरव सिंह, मैंने इनसे अभी कुछ भी नहीं पूछा कि ये कौन है और यहां कैसे आ पहुंचे, क्योंकि मैं तो तुम्हारी मोहब्बत में डूबा हुआ तरह तरह की बातें सोच रहा था। अब तुम आई हो तो जो कुछ पूछना हो स्वयं पूछ लो। बुढ़िया कुमारों से, तुम दोनों कौन हो? भैरव सिंह कुमारों से, बताओ बताओ, सोचते क्या हो? आदमी हो, जिन्न हो, भूत हो, प्रेत हो, कौन हो? कहते क्यों नहीं? क्या तुम देखते नहीं कि मेरी नौजवान स्त्री को तुमसे बात करने में कितना कष्ट हो रहा है? भैरव सिंह और उस बुढ़िया की बातचीत और अवस्था पर दोनों कुमारों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और कुछ सोचने के बाद इंद्रजीत सिंह ने भैरव सिंह से कहा, अब मुझे निश्चय हो गया है कि जरूर तुम्हें किसी ने इस तिलिस्म में ला फंसाया है और कोई ऐसी चीज खिलाई या पिलाई है कि जिससे तुम पागल हो गए हो। ताज्जुब नहीं कि ये सब बदमाशी इसी बुढ़िया की हो। अब अगर तुम होश में ना आओगे तो मैं तुम्हें मार पीट कर होश में लाऊंगा। इतना कहकर इंद्रजीत सिंह भैरव सिंह की तरफ बढ़े, मगर उसी समय बुढ़िया ने यह कहकर चिल्लाना शुरू किया, दौड़ियो दौड़ियो, हाय रे, मारा रे, मारे रे, चोर डाकू डाकू, दौड़ो दौड़ो, ले गया ले गया ले गया। बुढ़िया चिल्लाती रही, मगर कुमार ने उसकी एक भी न सुनी और भैरव सिंह का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच ही लिया। मगर बुढ़िया का चिल्लाना भी व्यर्थ न गया। उसी समय 4-5 खूबसूरत लड़के दौड़ते हुए वहां आ पहुंचे, जिन्होंने दोनों कुमारों को चारों तरफ से घेर लिया। उन लड़कों के गले में छोटी छोटी झोलियां लटक रही थीं और उनमें आटे की तरह की कोई चीज भरी हुई थी। आने के साथ ही इन लड़कों ने अपनी झोली में से वो आटा निकालकर दोनों कुमारों की तरफ फेंकना शुरू किया। निस्संदेह उस बुकनी में तेज बेहोशी का असर था, जिसने दोनों कुमारों को बात की बात में बेहोश कर दिया और दोनों चक्कर खाकर जमीन पर लेट गए। जब आंख खुली तो दोनों ने अपने को एक सजे सजाए कमरे में फर्श के ऊपर पड़े पाया। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 17वें भाग के 13वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।